हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएसओ के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि बीएसओ की जो नई वैकेंसी है वो आ चुकी है। इस संदर्भ में मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि जो फॉर्म आई है 882 पोस्ट है आई थिंक। तो इसका फॉर्म कौन कौन एलिजिबल हैं वो फिल कर सकते हैं, वो सारा मैंने वहाँ डिटेल से बता दिया है। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर कर पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम और फिर व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में क्या बीएसओ का कभी एग्ज़ाम हुआ है। तो मुझे जानकारी मिली कि कोई भी एग्ज़ाम बीएसओ का नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर में। यदि आपको कोई कहता है, यूट्यूब पे दिखाता है कि बीएसओ का ये पेपर है, तो वो गलत है। ठीक है? वो पेपर गलत है, आप नहीं मानिए उसको सही। क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे यूट्यूब्स वाले जो चैनल वाले हैं, उन्होंने इसी पेपर को बीएसओ कह के जो है वो अपना थंबनेल लगा के रख दिया, और आप देखते हो और लगता है कि ये बीएसओ का है, तो बीएसओ का ये नहीं है। आपको ध्यान में होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। क्योंकि उनका मेन मकसद होता है व्यू गेन करना, जो कि गलत है। आपकी भावनाओं के साथ खेल के व्यू गेन नहीं किया किया जाता। ठीक है, लेकिन चलिए इस पे क्या कहना है। ये जो पेपर है, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं बता दूं, यह पेपर 2010 में हुआ है। और यह जो पेपर है, बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन जो होता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी, उसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। बिहार जो ब्लॉक स्टैटिस्टिक सुपरवाइजर, नॉट अभी जो आया है वो ऑफिसर का आया है, बट दैट टाइम वो सुपरवाइजर का था, इन्विजिलेटर का था और असिस्टेंट का था। तो यही 2010 वाले लोग जो है ना, जिनको वो 25 मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा 100 में, जैसे 100 में 25 मार्क्स और 75 मार्क्स जो है वो ग्रहण होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे, वो केवल और केवल इन्हीं को मिलेगा जो एक्सपीरियंस्ड है। और इनको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेगा। तो आप समझिए कि कितने लोग यहाँ से जाएंगे। 882 में से कितने, मैक्सिमम 100 मान लो, 100 भी नहीं, 50 मैक्सिमम। फिर भी तो आपके लिए बचता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। चलिए अब हम जो है वो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं पढ़ूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। कि इंग्लिश वाले भी मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं, इस कारण से मैं चीज़ों को हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है, मैं बात बात कह रहा हूँ ना, 2010 के हिसाब से आप इस क्वेश्चन का अनुमान लगाइए कि क्या क्वेश्चन टफ है, हल्का है। नॉट अभी करंट के हिसाब से मत अनुमान लगाइए। अभी का लेवल अलग होता है, पहले का लेवल अलग था। तो उस लेवल के हिसाब से आप अनुमान लगाइएगा कि कैसा पेपर इसका आएगा। बाकी एक्सपेक्टेड है कि जो सीजीएल का पेपर हुआ है उसी तरह से इसका भी पेपर आएगा। तो पहला पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि वंदे मातरम जो है वो किस विद्रोह से संबंधित है। तो आपको पता है 1770 के आसपास जो है वो वंदे मातरम जो है वो जो सन्यासी विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था 1770 के आसपास। तो चाहे क्योंकि अकाल बहुत ज्यादा आ रहा था, और जो है वो तीर्थ यात्रा पे कर भी लगा दिया गया था, तो ये जो आंदोलन है सन्यासी विद्रोह, ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ उनकी पुस्तक है। इसके प्रमुख नेताओं में बात करें तो मजनूम शाह, मूसा शाह और हिज नारायण एवं भवानी पाठक थे। बाकी इंग्लिश में भी वही चीजें लिखी हुई है, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। जो चीजें होगी जरूरी मैं बता दूंगा। बाकी आपको जब पीडीएफ इसका मिल जाएगा, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो आरक्षण है, अब यहाँ पे आरक्षण जो है वो नहीं बात किया गया है कि किस आरक्षण की। क्या राजनैतिक आरक्षण की, क्या राजनैतिक आरक्षण की बात की जा रही है, राजनीतिक आरक्षण की बात की जा रही है, या फिर शैक्षणिक आरक्षण की बात की जा रही है। तो ये दो प्रकार के आरक्षण हमारे देश में मिलते हैं। तो किस आरक्षण की बात है वो नहीं बताया जा रहा है, बाकी हम देखेंगे कि किस आधार पे दिया जा रहा है। तो धर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे, जाति के आधार पे तो नहीं मिल सकता है। देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है। दूसरा है प्लेस के आधार पे और उम्र के आधार पे। तो उम्र तो नहीं मिलेगा, ना प्लेस मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ बचता है, वो जाति बचता है। ठीक है। वो जाति बचता है। बाकी भारत में जो आरक्षण मिलता है, वो मिलता है, समुदाय हैं कई सारे, कई समुदाय हैं जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दैट्स वाई उनको राजनीति में आरक्षण दिया जाता है, और दैट्स वाई उनको जो जॉब होता है उनमें आरक्षण दिया जाता है। और अभी तो आरक्षण के कई सारे जो है वो मामले आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो उस समय का है, तो 2007 का है, तो हमें रिलेवेंट ये नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो टू नॉर्म। यूरो टू नॉर्म जो है, यूरो टू नॉर्म, ये किससे रिलेटेड है? तो यूरो टू नॉर्म जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है। यूरो टू नॉर्म जो है, यूरो 1992 में यूरो वन और 1996 में यूरो टू नॉर्म है वो स्थापित आया था, और उसके बाद 2000 में यूरो थ्री जो है वो मानक उसके बाद लागू हो गया। इसके बाद चार मानक जो है वो जनवरी 2005 से, और पांच मानक सितंबर 2009 में, और छह मानक जो है वो सितंबर 2004 में लागू किया गया है। तो वायु की गुणवत्ता के सुधार के लिए यूरोपीय संघ द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, जो कि यूरो मानक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मोटर वाहनों से निकलने वाले जो धुएं से वायु प्रदूषण होता है, जिसे रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने यह स्टार्ट किया, तो ये अभी भी रेलिवेंट है। आपको ये रेलिवेंट है, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। और यूरो वन कब आया था वो बस याद रख लो, 1992, और यूरो सिक्स 2014 में। बाकी अभी करंट में है, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? बहुत आसान सा सवाल है, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस कारण से सम्मान के रूप में राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो, बहुत बार पूछा जाता है, रंगून रेडियो स्टेशन के एक संदेश सारित करते हुए उसमें भारत के जो महात्मा गांधी है उनको पहली बार कहा था। तो आपको याद रखना है कि याद रखिए क्या, 6 जुलाई, 6 जुलाई 1944 फादर ऑफ द नेशन कहा था। कौन से रेडियो से? तो रंगून रेडियो स्टेशन से। रंगून रेडियो स्टेशन, रंगून कहाँ है? म्यांमार में है, ठीक है। उसके बाद है कूका विद्रोह। देखिए, दो प्रकार का विद्रोह होता है, एक कूका विद्रोह होता है, एक कुकी विद्रोह होता है। एक कूका विद्रोह है, एक कुकी विद्रोह। तो कूका विद्रोह है ना, कूका विद्रोह जो है वो पंजाब से रिलेटेड है। कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में 1860 से 70 में शुरू हुई थी। वहीं कुकी विद्रोह की यदि बात की जाए, कुकी विद्रोह की बात की जाए, तो ये मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। कुकी और मित्ताई जो ट्राइब है ना, वहीं से है, तो कुकी विद्रोह मणिपुर से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये धार्मिक विद्रोह था, जिसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो अंधभक्ति, अंधविश्वास, बुराइयां हैं, इन सबको हटाया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अ पैसेज टू इंडिया। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी भी ये पूछा जाता है। अ पैसेज टू इंडिया और अ पैसेज टू इंग्लैंड, दो किताबें हैं, दोनों याद आपको होने चाहिए। तो अ पैसेज टू इंडिया 1924 में अंग्रेजी लेखक जो था, फोर्स फोर्स्टर के द्वारा लिखा गया था। तो ई.एम. फोस्टर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा, आपको याद रखना है। तो बार बार ये पूछा जाता है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो क्या आप बता सकते हो कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है। तो कंट्री जो देश और राजधानी है, जैसे कनाडा, कनाडा किसकी है? तो ओटोवा, अ, ओटोवा हो गया। और उसके बाद इंडोनेशिया है जकार्ता, जिसको आप जो है वो जकार्ता हटा दिया गया है, अब नुसांत्रा हो गया है। नुसांत्रा आप याद रखोगे। उसके बाद डेनमार्क कोपेनहेगन हो गया। उसके बाद आयरलैंड का डबलिन हो गया, आप आसानी से याद रख सकते हैं। भारत की सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? ध्रुव हाई टेक हेलीकॉप्टर है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एडवांस राइफल है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो ये हाईटेक हेलीकॉप्टर है ध्रुव, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी भी ये रेलिवेंट है। आज के टाइम में नवरत्न क्या है? क्योंकि नवरत्न जो है ना वो अकबर के टाइम में अलग था, लेकिन आज के टाइम में है कि नवरत्न, मिनी रत्न, और जो है वो तीन प्रकार के रत्न जो है वो भारत के आर्थिक मंत्रालय उसके बाद उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये एक केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, जो कि भारतीय आर्थिक विभाग के अंदर काम करता है, उसके द्वारा, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा कंपनियों को टैग दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, वही कहलाता है, ठीक है। जो कि एक तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक होता है कि आप उस हिसाब से कितने खर्च कर सकते हो, आपका कैपिटल कितना है। तो इसके लिए जो है वो बहुत सारा सेंटर, जो कंपनी जो होती है, सीपीएसईज जो होती हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे जो है वो कंपनियों को नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न का दर्जा जो है वो दिया जाता है। इस संदर्भ में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला है, जिसमें अभी हाल ही में आईआरसीटीसी को
आईआरसीटीसी को और आरआईएफडी को, दोनों को जो है वो नवरत्न का दर्जा मिला है। तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, वहां मैंने पूरी क्राइटेरिया आपको बताया है कि किस क्राइटेरिया में रहने पर जो है वो ये दर्जा मिलता है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया आप याद रखिएगा, ये पुराना वाला है। सारनाथ स्थित स्तंभ जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो क्या चंद्रगुप्त या फिर अशोक? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ स्तंभ जो है वो 273 से 232 तक अशोक ने करवाया है। ये वाराणसी में अवस्थित है, तो वाराणसी के सारनाथ में ये है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के द्वारा भी इसको अपना दिया गया है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला जाता था? तो हरिजन बंधु जो है, हरिजन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन हरिजन बंधु चेंज्ड टू? ठीक है, निकाला नहीं जाता था, चेंज टू। हरिजन बंधु नामक पत्रिका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो हरिजन बंधु किसके द्वारा आया था? तो हरिजन, देखो गांधी जी सवाल बहुत ज्यादा जो हरिजन हरिजन का इस्तेमाल करते थे, हरिजन शब्द का गांधी जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो हरिजन बंधु जो है ना, हरिजन के नाम पे बदला था। तो महात्मा गांधी ने 1919 में नवजीवन नामक पत्रिका शुरू की थी, और 1932 में इसका नाम जो है वो बदलकर हरिजन बंधु कर दिया गया। तो गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला जो था वो हरिजन बंधु था, पहला जो था वो हरिजन बंधु था जो कि गुजराती में था। दूसरा जो इनकी पत्रिका थी वो हरिजन सेवक थी जो कि हिंदी में थी। और तीसरी जो इनकी पत्रिका थी वो हरिजन थी जो कि अंग्रेजी में थी, जिसमें हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर हरिजन रखा गया था। तो इन तीनों पत्रिका में महात्मा गांधी देश के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार करते थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन में, इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट है बता भी दे रहा हूं। ठीक है, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो हिंदी के बाद सबसे अधिक बंगाली ही बोली जाती है, ये आपको ध्यान में भी रखना चाहिए। बाकी बार बार न्यूज आता है, और 8 शेड्यूल में हमको हमारी 22 लैंग्वेजेस है। इड शब्द क्या है? इड शब्द जो आईडी है ये किस शब्द से रिलेटेड है? तो इड जो है वो आत्म मोह से रिलेटेड है, नार्सिज्म से रिलेटेड है इट शब्द, बस इतना ही याद रखो। स्वर्णिम चतुर्भुज जो क्या है? एक रोड है जो कि इस तरह से दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ से कोलकाता, कोलकाता के बाद यहाँ से मुंबई, और मुंबई के बाद यहाँ से मद्रास, तो ऐसे जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और उसके बाद मुंबई। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये क्या है? एक सड़क मार्ग है जो कि 2000 ईस्वी में, 2001 में जो है वो बाल गंगाधर बोल रहा हूँ, उस समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो स्टार्ट किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी ये रिलेवेंट रखता है। देखिए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई है, जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ध्यान में आपको रखना है। बाकी यह भी आपको ध्यान में रखना होता है कि कौन से जो रोड है उसका क्या नाम है, इन रोडों में कौन सा रोड जो है वो सबसे बड़ा है। तो इन सब की चर्चा मैं ज्योग्राफी में हमेशा करते रहता हूं, तो आपको याद होना चाहिए। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही जो था वो बिरबल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरबल जो था, दीन इलाही अकबर के द्वारा 1882 में चलाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा 1882 में चलाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ये पारसी, ये सब जो है वो इनका समावेश करके जो हिंदुओं में सर्वप्रथम बीरबल ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो स्वीकारा गया था, चलाया तो अकबर के द्वारा गया था। तो ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट डेट भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 में दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप? खरीफ जो है वो नहीं है। तो इनमें से खरीफ कौन नहीं है? तो राइस है, मेज है, कॉटन है। जो बरसीमा है ना वो रबी फसल हो जाती है, जो ठंडी के मौसम में होती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन जो है वो सफल रहा, कब हुआ था? तो 17, कौन नहीं जानता। उसके बाद मई हुआ था, मई भी आपको डेट याद रखना है क्योंकि बीपीएससी में डेट भी पूछ लिया गया है। मार्च हुआ था, मैं नहीं। सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ, लॉ जो है वो कानून ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति है, मनु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मनु स्मृति जो ओल्डेस्ट लॉ बुक है, विच इज कंपोज्ड पीरियड फ्रॉम 200 बीसी टू 200 एडी तक, जिसमें 200 2684 श्लोक वाली पुस्तक है, और इसमें 12 अध्याय हैं। मनु के द्वारा ये लिखा गया था, और कहा जाता है कि मनु एक आधुनिक मानव था, सबसे पहला जो पृथ्वी पे कोई मानव था तो वो मनु था। गुप्त संवत कब स्टार्ट किया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 319 में गुप्त संवत जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो गुप्त राजा
तथा उसके सामंतों के लेखकों को गुप्त संबंध में प्रयोग किया जाता था, और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में किया था। गुप्तों की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नंबर बी, 1905 ध्यान रखना है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ध्यान रखना है, ये हेल्प वाला भी पूछा जाता है, महाविंद गोविंद रानाडे के सहयोग से। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, तो तिरुवल्लुर हो जाएगा, मदुरई होगा। ठीक है, मदुरई ऑप्शन नंबर ए। तो तमिलनाडु के मदुरई शहर में मीनाक्षी मंदिर जो है वो स्थित है, जो कि अपनी बनावट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो है वो शिव भगवान की मंदिर है, शिव भगवान की पत्नी जो है वो देवी पार्वती को समर्पित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मीनाक्षी मंदिर पार्वती को समर्पित है, जिसके गर्भगृह में 2500 साल पुराना है। ठीक है, 2500 साल पुराना है। उसका निर्माण जो पल्लव शाकल कुलशेखर जो था उसके द्वारा किया गया था। तो ये सवाल जो है ना अभी भी रेलिवेंट है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? हनुज दिल्ली दुरस्त है, किसने कहा था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है वो पूछा जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती के संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने दिल्ली की सल्तनत के जो शासक गयासुद्दीन तुगलक था, वो जा रहा था दिल्ली, तो उसी को बोला था कि अभी दिल्ली दूर है, दंड देने की धमकी पर जो है वो दिल्ली दूर है बोला था। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा बोला गया था, तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। गुप्त वंश का संस्थापक आपको पता है, श्रीगुप्त है। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकापियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगम साहित्य से रिलेटेड है। यह एक व्याकरण था, तोलकापियम। ठीक है, तो तोलकापियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यह द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है, जो अगस्त ऋषि के शिष्य जो तोलकापियर था उसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों संगम साहित्य जो है वो 6 संगम साहित्य तो टोटल आपको याद रखने पड़ते हैं, तो 6 आपको याद होने चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है? तो कैनिन था। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह 1857 में 32वें इन्फेंट्री जो थे मनोज मंगल पांडे, उनके द्वारा स्पियोनी जो म्यूटनी है वो हुआ था 1857 में। बाकी इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? बहुत बार बार पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा जो है वो हुआ था। तो 5 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वो हुआ था, आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना है। खिलजी की सेना का प्रतिनिधित्व करता हुआ जफर खां एवं उल्गू खां ने विफल कर दिया था। ठीक है, तो यह याद रखना है। ठीक है, प्रथम मंगोल आक्रमण जो है वो कादिर खां के नेतृत्व में पंजाब एवं लाहौर पर किया गया था, जिससे जो खिलजी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके सेना जो थे जफर खां और उल्गू खां, इसने विफल कर दिया था इस आक्रमण को। तो ये सवाल पूछा जाता है बार बार। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1206 से लेकर गुलाम वंश से लेकर सैयद तक, जब तक पानीपत का युद्ध नहीं हो जाता है तब तक जो है वो 5 वंशों का शासन यहाँ पे रहता है। सबका क्रम आपको याद होना चाहिए। गुलाम सबसे पहले आता है, खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद, फिर लोधी। ठीक है, तो गु खी तू सै लो, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको यह भी याद रखना है कि किसने सबसे कम शासन किया, किसने सबसे ज्यादा शासन किया। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे तुगलक ने सबसे कम शासन किया। ठीक है, तुगलक ने सबसे कम शासन किया, और जो ये तुगलक ने सबसे ज्यादा शासन किया, और जो खिलजी ने सबसे कम शासन किया। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खिलजी ने कितना किया? 90-20। खिलजी नहीं होगा सबसे कम जो होगा गुलाम होगा। 6 से लेकर 1206 से लेकर 1290, ये भी नहीं, नहीं मैं यही बोल रहा हूँ, अब मैं भी तो वही बोलूँ, खिलजी वंश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो वो आपको पता है कि दोदा बेटा या अनाईमुडी, अनाईमुडी या डोडा बेटा। तो अनाईमुडी हो जाएगा। दोदा बेटा जो है वो दूसरी है, और अनाईमुडी पहली है। ठीक है, और सह्याद्री की बात करेगा तब जो है वो जो है वो डोडा बेटा आपका हो जाएगा। उसके बाद महाबलेश्वर महेंद्रगिरी जो है वो वेस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न घाट की है, मतलब ये उड़ीसा में अवस्थित है, और वही है महेंद्रगिरी। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों जो है वो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जो है वो तमिलनाडु केरल में स्थित है, और 2695 मीटर अनाईमुदी चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काराकोरम पर्वत श्रेणी तो ये जो लद्दाख में चला जाएगा। तो अभी तो केटू इसको कहा जाता है। ठीक है,
काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम, अभी तो इसको केटू कहा जाता है, तो कृष्णगिरी इसका पूर्व नाम था। तो अब देख रहे हो कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी भारतीय श्रेणी में पाकिस्तान भूमि में फैली हुई है। पीओके जो है ना, पॉक जो है उसमें ये फैली हुई है। और ये ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, ट्रांस हिमालय का भाग है जो उत्तरी पामीर और दक्षिण में सिंधु तथा श्योक नदी के बीच में फैली हुई है। तो उत्तर में पामीर है, मान लिया कि ये जो है वो काराकोरम है, तो इसके उत्तर में पामीर का पठार है, उत्तर में पामीर का पठार है। तो पामीर इसके ऊपर हो जाएगा, उसके बाद दक्षिण में जो है वो श्योक आ जाएगा और सिंधु नदी आ जाएगा। तो सिंधु और श्योक जो है वो नदी है, यहाँ पे सिंधु नदी आती है, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज श्योक गिलगित, ये सब ऊपर वाली नदियां हैं। तो इनके बारे में आपको डिटेल से तो जानकारी होनी ही चाहिए। मैंने अपनी जो ज्योग्राफी की क्लास है उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल से बताई है। गॉडविन ऑस्टीन भी इसका नाम है, 8611 मीटर है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हिरी बांध जो है वो कहाँ है, टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी उत्तराखंड में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिहरी बांध है, जो कि टिहरी विकास परियोजना के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, टिहरी विकास परियोजना के द्वारा बनाया गया था। ये किसमें है, तो भागीरथी और भील गंगा जो है वो उस पे, ये संगम पे बनाया गया है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो जोग गरसोप्पा कहीं है दिया हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। जोग गरसोप्पा शरावती नदी, शिमोगा कर्नाटक जिला जो है 104 मीटर लंबा है, शरावती नदी पे है। मैंने जब झील की वीडियो जो बताया था उसमें आपको काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि कैसे झीलें जो है, कैसे जो जलप्रपात के नाम अलग अलग आ जाते हैं ऊंचाई में। ठीक है, तो देखिए ये पहाड़ है ना, तो यहाँ से एक झील ऐसे जलप्रपात गिर रही है, और एक जो है ना वो इस तरह से गिर रही है, ऐसे गिर रही है। तो एक तो सीधा गिर रही है, एक ऐसे ऐसे गिर रही है, तो ये वाला तो ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी ना। तो मेरा वीडियो जो है उसमें सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं यहाँ समय व्यर्थ नहीं करूंगा। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो गहरी झील आपको पता ही है, मतलब क्या ही पूछ रहा है। बैकाल, उस समय के लेवल के हिसाब से बैकाल झील, चलो सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बन जाएगा। सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, जो कि रूस के साइबेरिया जो क्षेत्र है वहां पे जो है वो ये अवस्थित है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है, झूम कृषि कौन सी जनजाति जो है वो करती है, तो आपको पता है कि झूम कृषि जो है वो कहाँ होती है, तो बेसिकली जो झूम कृषि है वो पूर्वी भारत में होती है। जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पे बेसिकली झूम कृषि जो है वो की जाती है। तो किसके द्वारा की जाएगी, तो आपको पता है कि गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। आपको ध्यान होना चाहिए कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया तीन नाम की पहाड़ी है, जो कि तीनों जनजाति के नाम पे ही है। तो यहाँ देखिए गारो मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। ठीक है, तो झूम कृषि जो है वो आदिम प्रकार की कृषि होती है, तो ये किया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्ला से देश से लगा हुआ है, मणिपुर नहीं लगाता, अरुणाचल भी नहीं लगाता, नागालैंड भी नहीं लगाता। आराम सा सवाल है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। आसान सा सवाल है, 110 अनुच्छेद में इस जो धन विधेयक है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, इस पे राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार होता है, तो इस संदर्भ में आपको ध्यान में होना चाहिए। कितनी बार में रोक सकता है राष्ट्र राज्यसभा इसके लिए, तो 14 दिन होता है, तो ये सब ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, बहुत आसान सा सवाल है, 25 वर्ष। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। बताइए कि 30 वर्ष किसके लिए होता है, 22 वर्ष किसके लिए होता है, 18 वर्ष किसके लिए होता है, कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिशियल, और राज्यसभा राज्यसभा का कार्यकाल कितना ज्यादा होता है, तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 6 वर्षों का होता है। 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से एक तिहाई है जो है वो प्रत्येक साल, प्रत्येक 2 साल में हटते जाते हैं। एक तिहाई सदस्य को हटना होता है। ये जो राज्यसभा है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, वो जो है वो भंग नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो पार्लियामेंट द्वारा खुद ही कर लिया जाता है। ठीक है, खुद ही कर लिया जाता है, ना कि इसके लिए चुनाव होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में जो चुन के जाते हैं वही कर लेते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है वो बताया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका एक अलग निर्वाचन मंडल होता है। तो आप बताइए कि उसका निर्वाचक मंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, तथा मनोनीत सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं, लेकिन वही राष्ट्रपति वाला में मनोनीत नहीं लेता है। ठीक है, भारत, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है,
ठीक है, नहीं लेता है तो विधान परिषद नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो आसान सा सवाल आ रहा है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो कुछ आ रहा है याद, तो नरगिस थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया कि राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री जो नरगिस दत्त थी, जिन्हें 1880 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, और 1857 में इनकी जो मदर इंडिया फिल्म थी उसमें नरगिस को एकेडमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। और तत्कालिक जो राष्ट्रपति उस समय थी वो नीलम संजीव रेड्डी थी। तो आपको याद रखना है, एकेडमिक अवार्ड मतलब ऑस्कर, ध्यान रखिएगा। बच्चों को कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में मिला है? किस अनुच्छेद में मिला है? क्या 22, 23, 24, 20 कहाँ मिला है? तो 24 में मिला है, बलात् श्रम के विरोध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो भारतीय जनता ने किया है। ठीक है, भारतीय जनता ने किया है। देखिए फिर से, भारतीय जनता, भारत संविधान में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, ठीक है, हाँ यही हो जाएगा एग्जैक्ट। मैंने सिर्फ भारत की जनता को देखा था। तो आपको ध्यान रखना है, ये सी वाला ऑप्शन जाएगा, संविधान सभा के में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता सिर्फ मुझे दिखा पहला, तो मैंने ऑप्शन पढ़ा नहीं। ये गलती आपके एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए, तभी आंसर जो है वो देना चाहिए। उसके बाद राज्य में संवैधानिक विफलता होने के कारण जो है वो किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर राष्ट्रीय आपात लगता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो 256 ही तो लगेगा। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल से चर्चा कर दी है अपने वीडियोस में, मैंने टेलीग्राम में भी इसके बारे में बताया था। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंधन जो किया है, इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसको कोलिजियम के द्वारा जो है वो व्यवस्थित किया जाता है। 1993 में कोलिजियम सिस्टम है जो स्टार्ट किया गया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत होते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी एंग्लो इंडियन वाला तो हट गया है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 57 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। और 58 में इसको लागू कर दिया गया था। नगौरा में सबसे पहले लागू किया गया था पंचायती राज। त्रिस्तरीय सिफारिश इन्होंने की थी, और बहुत ज्यादा की थी। तो हमने सारी चीजें बता दी है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां होती है? आसान सा सवाल है, 24। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला बीपीएससी में पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 को जो है वो प्रारूप को अपनाया गया था। और 3-2 का रेशियो होता है, 2-3 आपको देके कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? तो आपको ध्यान रखना है, भारत स्वतंत्र 47 में हुआ था, तो औद्योगिक नीति 48 में आएगी। बाकी 56 में भी आई थी। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीजें, और आसान सा भी है। ठीक है, तो उसके बाद छठी औद्योगिक नीति जो है ना वो 91 में आई थी। मॉडरेट क्या है? मॉडरेट क्या है? तो मॉडरेट जो है वो एक्साइज ड्यूटी है। आपको याद रखना है कि मॉडरेट जो है वो एक एक्साइज ड्यूटी है, उत्पादन शुल्क है। मॉडरेट जो है वो संशोधित मूल्य वर्धित कर है। केंद्र सरकार ने मॉडरेट योजना जो है वो 1986 में स्टार्ट की गई थी, और मार्च 94 में इस योजना में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बढ़ा दिया गया था, जो अन्य उत्पादों शुल्क योग वस्तुओं के निर्माण के लिए निवेश किया जाता था। ठीक है, इस योजना का अंतिम उद्देश्य दोहरा कराधान के व्यापक प्रभाव से बचना था। बाकी अभी तो जीएसटी आ गया है, जीएसटी में पेट्रोलियम और अल्कोहल नहीं है। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो बताइए, चिलैया थी, नरसिम्हा थी, वांचुक थी, इनमें से कौन? तो चिलैया कितना बार पूछा गया है। तो सरकार के द्वारा प्रोफेसर राजा चिलैया के नेतृत्व में 1991 में कर सुधार समिति का गठन किया गया था, जिसका काम था कि भारत में कर प्रणाली में सुधार के लिए कार्यसूची तैयार करे। और इस समिति ने 1991, 92, 93 3 रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से है वो 53 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 53 मीटर मतलब 161 फीट, 161 फीट। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा? तो डी हो गया, 12वां। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 4 राज्य जो है वो इस प्रकार आपको दिया गया है। ठीक है, पटना स्थित गोल घर का निर्माण बीपीएससी में भी पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, तो ऑप्शन नंबर डी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार के पटना में ऐतिहासिक और आकर्षक गोलघर का निर्माण जो है वो 1786 में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्टिन, यह भी सवाल जो है वो पूछा गया था बीपीएससी ऑडिटर में, जॉन गार्टिन ने बनाया था, जिसको गोलघर के नाम से आप जानते हो। तो कॉर्नवालिस के समय में 1786 में जॉन गार्टिन के द्वारा।
उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 1936 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। बाकी यहाँ तो बीपीएससी हर बार मानते रहता है अलग अलग। तो 12 में उड़ीसा और बिहार को एक साथ रखा गया था, बाद में 36 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में कितने ब्लॉक हैं, ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर जो है वो याद रखिए 534। नहीं पूछा जाएगा, अभी अभी इस टाइप का ट्रेंड नहीं है। प्लाईवुड का कारखाना कहाँ है? प्लाईवुड, प्लाईवुड है। प्लाईवुड का कारखाना जो है वो बिहार में हाजीपुर में अवस्थित है। तो बिहार से भी प्रश्न आते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी है? तो ये जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। डेविस कप किससे संबंधित है? अभी भी रेलिवेंट है, बार बार दरोगा में भी पूछा जाता है। तो लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। 1900 में लॉन टेनिस की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो की गई थी। किस पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी पांडुलिपि? तो ऋग्वेदा को यूनेस्को की इंटेंजिबल जो साइट होती है उसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर होती है उसमें ये शामिल किया गया है। ठीक है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में इसे शामिल किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन समिति जो है वो किस देश में है? तो ये जो है वो नॉर्वे में है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। बाकी और जो होती है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि नोबेल जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है, कितने क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में कब से नोबेल स्टार्ट हुआ है। ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई का है। ऑप्शन नंबर 75 में प्रेमचंद्र रामचंद्र द्वारा स्थापना की गई थी सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज का एशिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। 1875 में आर्य समाज इसी समय स्थापना हुआ था। उसके बाद जो है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में से एक है तथा दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। अभी भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो 123 समझौता जो है वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट से संबंधित है। अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1945 की धारा 123 के तहत किया गया है, जो कि जो भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए समझौता किया गया है, जिस पर सहमति 2007 में बनी थी। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब सवाल भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जलवायु परिवर्तन पर समिट कहाँ हुआ हाल ही में? 2010 के हिसाब से वो है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 10 में उस समय जो है वो कब हुआ था। तो रिसेंट वाला आप याद रखिएगा, बाकी मैंने ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो हिंदुस्तान के संपादक मैंने अभी कल ही शायद वीडियो रिकॉर्ड किया है इस बारे में। तो शशि शेखर इसके हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा ए हमारा आंसर बन जाएगा। 1936 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था हिंदुस्तान, एक दैनिक अखबार था। बाकी अभी इसके संस्थापक शशि शेखर हैं। ठीक है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो आपको पता है कि यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है वो 6 है। ठीक है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा 6 है। इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। ठीक है। यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। तो इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? तो अरबी, चीनी, और उसके बाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और जर्मन। 6 आपको याद रखना है। स्पेनिश, रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी, चाइनीज और अरबी। ठीक है। तो याद रखिएगा। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे हैं? ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पे 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो सी आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार जो प्रश्न का काल है उस समय अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार पर यदि सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, और प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्किम में है। ठीक है। क्योंकि जनसंख्या उसके पास कम है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बाकी भारत में अनिश्चित काल तक हो सकते हैं। ठीक है। भारत में अनिश्चित काल तक हो सकते हैं। निक हेली को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? अभी भी रेलिवेंट है, करण जौहर। ठीक है। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक किसने लिखी है? तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अखबारी कागज जो है वो कहाँ से? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेपानगर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। इसे 1959 में केंद्र सरकार के द्वारा अधीन किया गया था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। स्लम डॉग मिलियनेयर एक उपन्यास क्यू एंड ए पर आधारित है।
इसके लेखक कौन है? स्लम डॉग मिलियनेयर, जो आपने ये मूवी भी देखी होगी, अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए। तो ये जो है वो लिखी हुई है उपन्यास विकास स्वरूप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो विकास स्वरूप का पहला उपन्यास क्यू एंड ए जो है 2005 में प्रकाशित हुई थी, और इसी पे आधारित जो स्लम डॉग मिलियनेयर को डैनी बॉयल, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, डैनी बॉयल ने 2008 में निर्देशित किया था। इस उपन्यास का 43 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, और विकास स्वरूप को दो अन्य उपन्यास सिक्स एस्पेक्ट्स और द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस के लिए भी जाना जाता है। कजरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश का है लोक नृत्य। उसके बाद हम विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान और अन्य। ठीक है, तो शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय ने की थी? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? अजीब सा सवाल है। तो धुआं केवल कोयला और डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेन से ही निकलता है, और विद्युत इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी में धुआं नहीं निकलता है। तो ये क्या है? एक जो है वो एक रीजनिंग है कि विद्युत ट्रेन से धुआं निकलेगा। ठीक है, तो 77 हो गया। 78 जो है वो रीजनिंग का सवाल है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हेपेटाइटिस है वो किससे संबंधित है? तो हेपेटाइटिस लीवर में होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी सारा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। सुमेलित आपको करना है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर सेरीकल्चर तो रेशम हो गया, उसके बाद एपीकल्चर हो गया, पीसीकल्चर तो अंगूर हो गया, उसके बाद विटीकल्चर, पिसीकल्चर मत्स्य हो गया, विटीकल्चर अंगूर हो गया, तो एक बचा एपीकल्चर, वो शहद से हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि एपीकल्चर शहद से है, सेरीकल्चर रेशम से है, पिसीकल्चर जो है वो फिश प्रोडक्शन से है, और विटीकल्चर जो है वो अंगूर से है। तो यह पूछा जाता है, अभी भी रेलिवेंट है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में वापस कितने देर में आ जाती है? तो ध्यान रखना है 8 मिनट। 8 मिनट कितना लगता है सूर्य की सेकंड आने में? तो सूर्य से पृथ्वी तक का औसत दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तथा सूर्य से प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो कि ऑप्शन में 5 सेकंड है, तो इसको नहीं माना गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर माना गया था। ठीक है, बाकी इसके ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह भी सवाल जो है वो पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? अजीब सा सवाल है। चलिए, ग्रीन है बीच का रंग, ध्यान में रखिएगा। ऊपर और नीचे वाला तो सब जानता है, लेकिन बीच वाला आपको ध्यान रखना है, हरा। तो आकाश के संध्या के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में सूर्य के उल्टा में वो होता है। तो पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। तो लाल सबसे पहले और सबसे नीचे बैंगनी और बीच में हरा। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। इसमें कौन कौन सी क्रिया काम करती है? तो इसमें सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा प्रवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, जिसको आप विबग्योर भी कहा जाता है। तो वाइग्रेट रेड और ग्रीन बीच में आ जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट 16 एक जो है वो क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोप वो है। तो इसके लिए क्वार्ट सेक्शन का किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बी हमारा आंसर बन जाएगा। कोबाल्ट 60 तो गामा रे में यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 के किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है, तो गामा रे की किरणों का प्रयोग किया जाता है। बार बार पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, आइसोटोप है, जो उच्च ऊर्जा गामा किरणों से उत्सर्जित करता है, और इनसे कैंसर का इलाज जो है वो किया जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना है, सबसे ज्यादा जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, नॉट नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी है, और इलेक्ट्रिक का भी चांदी ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। दांत में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, खनिज होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कैल्शियम होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का जमने से है? तो विटामिन में के आ जाएगा, उधर प्लाज्मा आ जाएगा, थ्रोम्बिन आ जाएगा, ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 88 एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा 7% के आसपास होती है। ठीक है, और महिलाओं में आधा केजी कम होता है, तो 5 से 6 लीटर लिख लो। ठीक है, 5 से 6 लीटर लिख लो। महिलाओं में आधा केजी कम, यह भी सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है फ्यूजन है, नॉट फिजन। ठीक है, विखंडन नहीं, जब साथ में जुड़ेगा तभी तो ऊर्जा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दो चीजें होती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है
ग्राफ जो है वो हृदय से संबंधित है, और एक ब्रेन के लिए भी ईईजी होता है, ईईजी होता है ब्रेन के लिए, तो वो ध्यान में आपको रखना है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण C14 के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन में है, हाँ है C14। उसके बाद योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसके द्वारा दिया गया था? तो इस जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया था। ठीक है, कौन जहाज से गया था ये पूछा जाता है। तो HMS वीगल, HMS वीगल जो जहाज था, डार्विन ने ये जो सिद्धांत दिया था। तो डार्विन के योगतम की उत्तरजीविता तथा 1857 के क्रम विकास का सिद्धांत दिया था 1858 में। वो कौन सी जहाज से पूरा जो है वो पृथ्वी का यात्रा किया था, पूरा जो समुद्रों की यात्रा की थी, तो याद रखना है HMS वेगल, इससे किया गया था। और डार्विन ने बहुत सारी प्रजातियां, गैलापागोस आइलैंड जो है, जो कि अफ्रीका के लेफ्ट साइड में है, तो वो भी उसने देखा था। कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो क्रायोजेनिक नहीं है, ये तो क्रायोजेनिक कुछ जहाज से रिलेटेड हो जाएगा, हेलीकॉप्टर हो गया, या फिर जो लड़ाकू विमान होता है उसके, उससे रिलेटेड हो गया। तो उसके बाद ये सब है, क्वार्टरॉन, मोडेम, सीपीयू, ये सब है, लेकिन क्रायोजेनिक नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, edu.in.us संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है सीसा से। एजुकेशन से आईएन हो जाता है, एडू जैसे ही आ जाएगा तो एजुकेशन आएगा, तो ये याद रख लीजिएगा। कॉम रहता है वाणिज्य से, ओआरजी ऑर्गेनाइजेशन से, ईयूडी ईडीयू एजुकेशन से, बीआईजेड जो है वो बिजनेस से, इन्फो जो होता है वो इन्फॉर्मेशन से, आईएन इंडिया से, यूएस अमेरिका से, सीएन चाइना से। इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इन्वायरमेंट जो शब्द है ना, वो यदि हम एनसीईआरटी की बात करें तो पर्यावरण, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। पर्यावरण शब्द संस्कृत से आया है, जो जिसका अर्थ होता है परि उपसर्ग, जिसका मतलब होता है चारों ओर, और आवरण से मिलकर ये बना हुआ है। हिंदी में बात करें तो पर्यावरण शब्द इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन इंग्लिश की बात आती है तो पारिस्थितिकी और भूगोल में यह शब्द जो है वो शब्द अंग्रेजी के इन्वायरमेंट का प्राय होता है। ठीक है, पर्यावरण को कहते हैं कि वो अंग्रेजी में इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट जो है ना, वो फ्रांसीसी भाषा से हुआ है, एक फ्रांसीसी भाषा से हुआ है, जहां पे यह स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व, स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इसका अर्थ होता है। तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी दवा जो है वो मतलब दवा कंपनी नहीं है, कंपनी पूछ रहा है, तो कैडिला, प्रोफेसर काइजर, उसके बाद सेवरॉन, रैनवॉक्स भी है, प्रोफेसर काइजर, काइडला भी है, तो ये सेनवॉन जो है वो नहीं है, सेनरॉब नहीं है। ठीक है, तो सेनरॉब एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम है, तो ध्यान में रखना है, ये ऐसे भी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? ठीक है, सबसे हैवी जो धातु है वो कौन सी है? तो वो चांदी है। आपको ध्यान में रखना है इन ऑप्शनों के हिसाब से। बाकी ऑस्मियम जो है वो सबसे हैवी होता है, क्योंकि उसके 27 आइसोटोप होते हैं। तो चांदी आवर्त सारणी का एक तत्व है, जिसका प्रतीक Hg है, तथा परमाणु संख्या 47 है। चांदी उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, और इसका परमाणु भार जो है वो 107.87 है। तो इन सब में बाकी ऑस्मियम सबसे ज्यादा भारी होता है। ठीक है, उसके बाद उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है? तो उड़ने वाला पक्षी गौरैया है, कीवी नहीं उड़ता, एमू नहीं उड़ता, इनमें से कोई नहीं, गौरैया उड़ सकता है। ये दोनों जो है ना, ये न्यूजीलैंड में है। अभी तो 5G आ जाएगा, तो 4G उस समय था। तो 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने प्रारंभ किया था। अभी तो 5G आ चुका है, तो क्या ही कहना। और साउथ कोरिया ने 5G सबसे पहले किया था, यह भी ध्यान रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसेटिक एसिड पाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनेगर जो है वो कहलाता है एसेटिक एसिड। आपको CH3COOH ध्यान में रखना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। तो आई होप आपको चीजें जो है वो काफी समझ में आई होगी। मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये रहा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका कमेंट में आंसर बताओगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।